अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम अमेरिकन प्रेसिडेंट और जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है उनके दरमियान एक जो है कंपैरिजन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो ज़्यादा बाख्तियार है या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो ज़्यादा बाख्तियार है, या फिर दोनों जो हैं वो अपने अपने सियासी निज़ाम के अंदर क्या अहमियत रखते हैं और इनका एक दूसरे के साथ मुवाजना किस हद तक किया जा सकता है या किस हद तक ये दुरुस्त है। डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये दरअसल जमहूरियत के दो मुख्तलिफ मॉडल हैं। तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत भी एक खालिस जमहूरी जो है वो निज़ाम हुकूमत है, और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये भी एक जमहूरी निज़ाम है। तो इस हवाले से जो है ये ज़हन में रखिएगा कि दोनों पॉलिटिकल सिस्टम जो हैं ये जमहूरियत पर ही मबनी हैं। हमने ये जानना है कि एक प्रेसिडेंशियल जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है और जो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें सदर और वज़ीर आज़म जो हैं उन्हें क्या हैसियत हासिल है और एक दूसरे के मुकाबले में जो है उनको क्या अख्तियारात हासिल हैं और किस ओहदेदार को दूसरे पर बरतरी हासिल है। लेकिन इससे पहले कि हम इसका बाकायदा जो है इसका तज्ज़िया करें, ये बात ज़हन में रखिएगा कि दोनों ओहदेदार जो हैं अपने अपने सियासी निज़ाम के अंदर जो है इंतहाई ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर सदर जो है वो इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। इस तरह जो बरतानवी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें प्राइम मिनिस्टर को इंतहाई ज़्यादा अहमियत जो है वो हासिल होती है। तो आइए इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ए कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन यूएसए प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। तो ये वीडियो जो है हमारी एक कंपैरेटिव स्टडी है जिसमें हम अमेरिकन प्रेसिडेंट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है उनका आपस में मुआवजा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है या हेड ऑफ़ द स्टेट है उसको दूसरे ओहदे के ऊपर बरतरी हासिल है। द टर्म ऑफ द ऑफिस, सबसे पहले हम इस हवाले से बात करेंगे कि दोनों जो ओहदेदार हैं उनकी जो टर्म है, टर्म ऑफ द ऑफिस जो है उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसके हवाले से बात करेंगे कि कौन ज़्यादा सिक्योर है और कौन सा ज़्यादा जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट इज़ फिक्स्ड फॉर 4 years एंड ही कैन नॉट बी रिमूव्ड बिफोर हिज टर्म एक्सेप्ट थ्रू इम्पीचमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने इस बात का जिक्र किया कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है ही इज़ इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 4 years, तो उसका जो इंतखाब है वो 4 साल के लिए अमल में लाया जाता है और 4 साल से पहले जो है उसको मासवाए इम्पीचमेंट के यानी मुआवजे के अलावा जो है उसको उसके ओहदे से अलग नहीं किया जा सकता। और मुआवजा जो है एक इंतहाई मुश्किल और पेचीदा तरीक़ेकार है जिस पर अमल करना जो है इतना आसान काम नहीं है। तो आज तक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, जितने भी अमेरिका के प्रेसिडेंट आए हैं उनमें से कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो अपनी मुकर्रर मुद्दत से पहले जो है उसको इम्पीचमेंट के ज़रिए उसके ओहदे से अलग नहीं किया जा सकता या किया जा सका। अगरचे अमेरिका के अंदर जो है 3 बार जो है मुख्तलिफ जो प्रेसिडेंट्स हैं उनका मुआवजा हुआ, उनका इम्पीचमेंट हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जो मुआवजे के नतीजे सामने आए हैं तो वो नाकाम हो गया है और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो मुआवजा जो है उसमें कामयाब होकर उन्होंने अपनी बकिया मुद्दत जो है वो पूरी की है। वो ऐसे हम ये रिज़ल्ट निकालते हैं कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट होता है उसकी जो टर्म ऑफ द ऑफिस है वो बड़ी सिक्योर है, वो बड़ी महफूज है और उसको 4 साल के लिए मुंतखब किया जाता है और 4 साल से पहले जो है उसे उसके ओहदे से अलग नहीं किया जा सकता। अमेरिकन कांग्रेस जो है उसको ऐसा कोई इख्तियार हासिल नहीं है जैसा कि बरतानवी पार्लियामेंट को इख्तियार हासिल है कि वो जब चाहे वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके उसे बरतरफ कर सकती है। तो अमेरिकन कांग्रेस को ऐसा कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि वो सदर के ख़िलाफ़ जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके उसको बरतरफ कर सके। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर जो अलहदगी इख्तियारात, सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिस्टम पाया जाता है, तो उसमें तमाम जो इंतज़ामी इख्तियारात हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास हैं और कांग्रेस के पास सिर्फ जो है वो कानून साजी के इख्तियारात हैं। उसको इंतज़ामिया की निगरानी के हवाले से जो है ऐसा कोई इख्तियार नहीं दिया गया जैसा कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसको दिया गया है। यही वजह है कि अमेरिकन कांग्रेस जो है
वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए बरतरफ नहीं कर सकती। अलबत्ता जो इम्पीचमेंट है उसके ज़रिए कर सकती है, लेकिन इम्पीचमेंट का तरीक़ेकार एक ख़ालिस अदालती और कानूनी कार्रवाई होती है। वो कोई सियासी कार्रवाई नहीं होती। सदर के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं वो बाकायदा साबित करने होते हैं, और अगर वो साबित ना हों तो फिर सदर जो है वो अपने ओहदे के ऊपर बरकरार रहता है। तो गोया अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसकी 4 साल की मुद्दत जो है उसको काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जबकि इसके मुकाबले में इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट बाय ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास बाय पार्लियामेंट एट एनी टाइम। जबकि जो जहाँ तक ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का तल्लुक़ है, तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो है जो वज़ीर आज़म है उसके ख़िलाफ़ ब्रिटिश पार्लियामेंट जब चाहे अदम एतमाद करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके वज़ीर आज़म को बरतरफ़ कर सकती है। ना सिर्फ वज़ीर आज़म को बरतरफ़ कर सकती है बल्कि उसकी कैबिनेट जो होती है वज़ीर आज़म की उसे भी बरतरफ़ कर सकती है। यहाँ तक कि अगर पार्लियामेंट जो है वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कर दे तो तमाम कैबिनेट भी बरतरफ़ हो जाती है, और अगर पार्लियामेंट जो है किसी एक वज़ीर के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद कर दे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दे, तो इसके नतीजे में भी बाकी वज़रा प्लस वज़ीर आज़म जो है वो भी अपने ओहदों से बरतरफ़ हो जाएंगे। इस हवाले से देखा जाए तो अमेरिकन जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, बरतानवी जो वज़ीर आज़म है, उसका ओहदा इंतहाई कमज़ोर है और वो किसी वक्त भी जो है वो अपने ओहदे से अलग हो सकता है। तो बुनियादी तौर पे वो पार्लियामेंट के इत्तेमाद के रहमो करम पर होता है। जब तक उसे पार्लियामेंट का इत्तेमाद हासिल रहता है वो अपने ओहदे के ऊपर कायम रहता है। पार्लियामेंट का इत्तेमाद जब ख़त्म हो जाएगा तो पार्लियामेंट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके वज़ीर आज़म को और उसकी कैबिनेट को जो है उसके ओहदे से अलग कर सकती है। अब अगर टर्म का जायज़ा लिया जाए तो एक तो बात यह है कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होता है ऐसा जो उसकी कोई टर्म मुकर्रर नहीं होती, जैसा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में है बहुत क्लियर लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अमेरिकन सदर का इंतखाब 4 साल के लिए किया जा रहा है और उसके 4 साल की मुद्दत फ़लाँ दिन से लेकर फ़लाँ तारीख तक जो है वो जारी रहेगी। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी ऐसा कोई टर्म मुकर्रर नहीं है कि उसका इंतखाब 5 साल के लिए किया जा रहा है, 4 साल के लिए किया जा रहा है। तो उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि बरतानवी वज़ीर आज़म जो है वो उस वक़्त तक अपने ओहदे के ऊपर फ़ाइज़ रह सकता है जब तक उसे पार्लियामेंट का इत्तेमाद हासिल रहता है। तो गोया वज़ीर आज़म का ओहदा अमेरिकन सदर के मुकाबले में जो है एक कमज़ोर ओहदा है जो किसी वक्त भी जो है वो ख़त्म हो सकता है। ना सिर्फ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए तो वज़ीर आज़म बरतरफ़ होगा, बल्कि अगर उसकी कैबिनेट में शामिल किसी भी वज़ीर के ख़िलाफ़ अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है तो उसके नतीजे में भी वज़ीर आज़म जो है वो बरतरफ़ हो जाएगा। तो इस हवाले से देखा जाए तो अमेरिकन सदर जो है उसको बरतानवी वज़ीर आज़म के मुकाबले में ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और वो ज़्यादा जो है वो इस सिलसिले में ताकतवर है, ज़्यादा बाख्तियार है। उसे ऐसा कोई डर और खौफ नहीं होता कि अगर जो है वो कांग्रेस उससे नाराज़ होगी तो उसको वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके बरतरफ़ कर देगी। कांग्रेस मासवे इम्पीचमेंट के और किसी भी तरीके से सदर को उसके ओहदे से अलग नहीं कर सकती, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इम्पीचमेंट का तरीक़ेकार इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड है, इंतहाई मुश्किल है और आज तक किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के ज़रिए उसके ओहदे से अलग नहीं किया जा सका। एक वजह तो ये है कि वो एक ख़ालिस अदालती कार्रवाई होती है और जिसकी निगरानी जो है वो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है बज़ाते ख़ुद करता है और उसमें जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं बाकायदा तौर पे साबित करने होते हैं। जबकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो एक ख़ालिस एक सियासी मामला होता है। अगर पार्लियामेंट ये कह दे, एक मूवमेंट पास कर दे कि हमें वज़ीर आज़म की कारकर्दगी पर इत्तेमाद नहीं है, हम उसके ऊपर जो है अदम एतमाद पास करते हैं, तो उसको जो है वो बरतरफ़ जो है वो किया जा सकता है। नंबर 2 है द प्रेसिडेंट इंजॉयज फुल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड ही इज़ नॉट अकाउंटेबल टू द कांग्रेस बट टू द नेशन। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के अंदर चूँकि सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिस्टम पाया जाता है, अलहदगी अख्तियारात का निज़ाम पाया जाता है और ड्यू टू सेपरेशन ऑफ पावर्स तो ऑल एग्जेक्टिव पावर जो हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, जो इंतज़ामी अख्तियारात हैं, सब के सब अमेरिकन प्रेसिडेंट के सुपुर्द किए गए हैं।
उसमें सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट का जिक्र किया गया है कि तमाम इंतज़ामी अख्तियारात का मालिक अमेरिकन सदर होगा। उसमें ना तो कांग्रेस शामिल है, ना उसमें जो है वो अमेरिका का नायब सदर उसमें शामिल होता है, और ना ही जो है अमेरिकन सदर की जो कैबिनेट होती है, जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, वो भी उसमें हिस्सेदार नहीं होती। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने तमाम इंतज़ामी अख्तियारात जो हैं वो सदर के सुपुर्द किए हैं। और फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो अपने फ़रज़ सर अंजाम देने के सिलसिले में कांग्रेस के सामने जवाबदेह भी नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है। अमेरिकन सदर का इंतखाब चूँकि अमेरिकन अवाम करते हैं, लिहाजा वो अमेरिकन अवाम के सामने ही जवाबदेह है। तो जबकि इसके मुकाबले में जो है जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, ही इज़ अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने फ़रज़ सर अंजाम देने के सिलसिले में पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह है, अकाउंटेबल है, जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो अकाउंटेबल नहीं होता। इस वाले से भी देखा जाए तो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उसे बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म पर फ़ौक़ियत हासिल है। तो एक और पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी के हवाले से जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो अवाम के सामने अकाउंटेबल है, और जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट के सामने जो है वो जवाबदेह होता है, आंसरेबल है। इस वाले से देखा जाए तो अमेरिकी सदर जो है उसका तल्लुक़ बराह रास्त अवाम के साथ होता है। अमेरिकन अवाम सदर को मुंतखब करते हैं, लिहाजा वो अमेरिकन अवाम के सामने जवाबदेह भी है। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर का तल्लुक़ होता है तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर प्राइम मिनिस्टर का जो इंतखाब है वो पार्लियामेंट के जो अक्सरियती पार्टी होती है उसमें से किया जाता है। तो बरतानवी सियासी निज़ाम के अंदर बरतानवी जो पार्लियामेंट है उसका जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें अक्सरियती सियासी जमात से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब अमल में लाया जाता है। अब चूँकि उसका इंतखाब पार्लियामेंट के दारुल अवाम के अरकान में से किया जाता है, लिहाजा वो दारुल अवाम के अरकान के सामने जवाबदेह होता है। तो बरतानवी जो वज़ीर-ए-आज़म है उसका अवाम के साथ कोई बराह रास्त तल्लुक़ नहीं होता, जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसका अवाम के साथ बराह रास्त तल्लुक़ होता है। वो बराह रास्त कैंपेन चलाता है और उसी कैंपेन के नतीजे में जो है वो मुंतखब हो जाता है। किसी भी ओहदे का, किसी भी अदारे का अगर ये जायज़ा लेना हो कि कौन सा ज़्यादा जमहूरी अदारा है, डेमोक्रेटिक कौन सा ज़्यादा है, तो उसका एक मयार ये भी है कि उसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा अदारा जो है उसका अवाम के साथ बराह रास्त तल्लुक़ है। तो इस हवाले से देखा जाए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसका अवाम के साथ ज़्यादा बराह रास्त तल्लुक़ है बनिस्बत बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के। तो इस पॉइंट के मुताबिक भी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है वो जो है वो उसको ज़्यादा अख्तियारात हासिल हैं और वो ज़्यादा जो है वो बाअसर है, उसको पूरी कौम का नुमाइंदा जो है वो हकीकी तौर पे होता है, लिहाजा उसको बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के मुकाबले में अवाम से तल्लुक़ के एतबार से भी जो है वो ज़्यादा अहमियत हासिल है, ज़्यादा बाअसर है बनिस्बत बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के। तो ये तीसरा पॉइंट जो है कि उसके हवाले से भी हमने ये देखा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसको बरतरी हासिल है। नेक्स्ट पॉइंट है USA प्रेसिडेंट कमांड्स dominant position in cabinet and he can appoint and remove them on his own discretion। जहाँ तक कैबिनेट का तल्लुक़ है, एक बात पहले मैं ज़रा क्लियर कर दूँ तो कैबिनेट जो है बेसिकली पार्लिमानी निज़ामी हुकूमत की टर्म है, ये सदारती निज़ामी हुकूमत की टर्म नहीं है। हमारे यहाँ चूँकि पार्लिमानी निज़ामी हुकूमत पाया जाता है तो इसलिए अमूमन जो है जब हमने अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होती है, जो इंतज़ामी काउंसिल है सदर की, उसका जब हमने ज़िक्र करना होता है तो आमतौर पे हम कैबिनेट का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करते हैं। इस तरह जो है अमेरिकन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो जिनको हम वज़रा कहते हैं, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो सेक्रेटरी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि उसको वज़ीर कहा जाता है, मिनिस्टर कहा जाता है, तो अमूमन हम जो है वो अमेरिकन हवाले से भी जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे मिनिस्टर की टर्म या वज़ीर की टर्म ही इस्तेमाल कर जाते हैं। तो बेसिकली जो है वो सेक्रेटरी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होते हैं, जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन है, इंटीरियर सेक्रेटरी है, डिफेंस सेक्रेटरी है। तो ये बेसिकली जो है वो वज़ीर के मुतबादल ही होते हैं। लेकिन यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं USA प्रेसिडेंट कमांड्स डोमिनेंट पोजीशन इन कैबिनेट, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसकी जो कैबिनेट है उसके ऊपर उसको मुकम्मल कंट्रोल होता है। अमेरिकन सदर अपने हलफ उठाने के बाद किसी भी अमेरिकन शहरी को अपनी कैबिनेट में शामिल कर सकता है। वो ना सिर्फ उनको अपॉइंट कर सकता है बल्कि जब चाहे वो उनको रिमूव भी कर सकता है। और इस सिलसिले में
वो ना तो किसी से मशवरे का पाबंद है और ना ही किसी के सामने वो जवाबदेह है। वो खालिस अपनी मर्ज़ी से पूरे अपने अपने ज़हन के मुताबिक जो है वो अपनी कैबिनेट का चुनाव करता है और जब चाहे जिस वज़ीर को चाहे वो उसको रिमूव कर सकता है। ना तो किसी अदालत के सामने जवाबदेह है इस सिलसिले में, ना कांग्रेस के सामने जवाबदेह है और ना ही उसकी जो पार्टी होती है वो उसके ऊपर जो है इस सिलसिले में असरअंदाज जो है वो हो सकती है। वो समझते हैं क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट है, ये बेसिकली उसने ही मुल्क चलाना है, तो लिहाजा वो ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करता है, वो उसके मामलात में मुदाखलत जो है वो नहीं करते। और ना ही जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल कर सकते हैं। जो मिनिस्टर्स हैं, जो सेक्रेटरीज़ होते हैं, वो इंडिविजुअली जो है वो अमेरिकन सदर के सामने जवाबदेह हैं। तो अमेरिकन सदर जो है उनको इंडिविजुअली जो है वो रिमूव भी कर सकता है, इंडिविजुअली उसको रिमूव भी कर सकता है। और इस सिलसिले में जो है उसके ऊपर कोई पार्टी का भी प्रेशर नहीं होता। इस सिलसिले में उसके ऊपर ना तो कांग्रेस का कोई प्रेशर होता है और ना ही किसी दूसरे इदारे का प्रेशर होता है। तो उन कैबिनेट के हवाले से जो है अमेरिकन सदर जो है वो ज़्यादा बाख्तियार नज़र आता है। जबकि इसके मुकाबले में जो है ऑल मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली अकाउंटेबल टू द प्रेसिडेंट बट द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डज नॉट इंजॉय ए फ्री हैंड रिगार्डिंग हिज कैबिनेट। तो जो अमेरिकन मिनिस्टर्स होते हैं वो इंडिविजुअली जो हैं वो सदर के सामने जो है वो जवाबदेह होते हैं। लेकिन जहाँ तक जो ब्रिटिश सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें जो वज़ीर-ए-आज़म है उसको इस तरह का फ्री हैंड हासिल नहीं है। अगरचे हम कहते तो यही है कि अमेरिकन जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म है वो जिसे चाहे अपनी कैबिनेट में शामिल कर सकता है, उसे भी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने की और रिमूव करने की अथॉरिटी हासिल है। लेकिन बहरहाल जो है जब वो अपनी कैबिनेट का चुनाव करता है तो उसको बहुत सारी जो है पाबंदियाँ हैं उनका सामना करना पड़ता है। उसको पार्टी प्रेशर का सामना करना पड़ता है। उसको अपनी पार्टी के अंदर जो ख़ास लोग होते हैं सियासी एतबार से जिनका बड़ा असर और रसूख होता है उनको भी अपनी कैबिनेट के अंदर जो है वो लेना पड़ता है। और उसको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि अगर उसने जो है वो ख़ास जो लोग हैं पार्टी के उनको राज़ी ना किया तो आने वाले वक्त में उसके लिए मसैल पैदा कर सकते हैं। यहाँ तक कि हर जो नुमाइंदा होता है जो दारुल-अवाम के हैं, जो पार्टी अक्सरियती पार्टी के हैं, वो बाकायदा तौर पे लॉबिंग भी करते हैं। और अगर वज़ीर-ए-आज़म जो है उसके दरमियान और कैबिनेट के दरमियान जो है किसी बात के ऊपर इख्तलाफ हो जाए तो ब्रिटिश कैबिनेट जो है इतनी बाअसर है कि वो अमेरिकन जो प्राइम मिनिस्टर है उसके ऊपर असरअंदाज हो सकती है। मसलन अगर वो यहीं प्राइम मिनिस्टर को थ्रेट कर दे कि अगर आपने हमारी पॉलिसी को फॉलो ना किया, हमारा मुतालबा ना माना तो हम रिज़ाइन दे देंगे। तो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के लिए ये जो थ्रेट है ये इतनी इसको डील करना इतना आसान काम नहीं होता और उसको जो है वो चीज़ें जो है मैनेज करना पड़ती हैं। लेकिन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है इस सिलसिले में ज़्यादा बाख्तियार नज़र आता है। दूसरी बात ये है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है जब वो अपनी कैबिनेट का चुनाव करता है तो वो पूरे अमेरिका में से चुनाव करता है। उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर उसका एक ऑप्शन नाकाम हो जाए वो ऑप्शन बी इस्तेमाल कर सकता है, सी इस्तेमाल कर सकता है। तो उसके सामने करोड़ों अफराद में से उसने चंद अपने वज़ीर लेना होते हैं। जबकि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है उसका मसला ये होता है कि उसने पार्लियामेंट के अरकान में से अपनी कैबिनेट का चुनाव करना होता है और पार्लियामेंट के अरकान में से भी वो अपनी जो सियासी जमात है उनमें से वो कैबिनेट का चुनाव करता है। मसलन अगर दारुल-अवाम के कुल अरकान जो हैं 659 हैं और उन 659 में से मैक्सिमम उसकी पार्टी की तादाद कितनी हो सकती है, वो 400 हो सकती है। तो उसने 400 लोगों में से अपनी काबीना का चुनाव करना होता है। जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसने करोड़ों अफराद जो हैं, लाखों अफराद में से अपनी काबीना का चुनाव करना, उसके सामने बड़े ऑप्शन हैं। यही वजह है कि अगर पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो है मुमकिन है कि कोई ऐसा शख्स जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर ना बन सका हो जो बेहतरीन वज़ीर कानून बन सकता हो या बेहतरीन वज़ीर ख़ारजा बन सकता हो, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के लिए मसैल पैदा हो सकते हैं। अगरचे इस तरह के हालात के अंदर वज़ीर-ए-आज़म को ये इख्तियार तो हासिल है कि वो पार्लियामेंट से बाहर भी किसी शख्स को अपनी कैबिनेट में शामिल कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर ये पाबंदी भी ऐड होती है कि फिर 6 माह के अंदर अंदर उसको पार्लियामेंट का रुकन जो है वो बनाना होता है। तो इस हवाले से जो है इतना फ्री हैंड जो है ब्रिटिश वज़ीर-ए-आज़म को हासिल नहीं है जितना फ्री हैंड जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को हासिल है। तो गोया यहाँ भी जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसको बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म पर फ़ौक़ियत नज़र आती है।
The British cabinet is collectively responsible for the formation and execution of administrative policies. जो ब्रिटिश कैबिनेट है, तो ब्रिटिश कैबिनेट के ऊपर जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होती है। उसने जो इंतज़ामी अख्तियारात इस्तेमाल करने होते हैं, इंतज़ामी पॉलिसी बनाना होती है, या जो भी डिसीजन मेकिंग करना होते हैं, तो उसके हवाले से जो है उसके ऊपर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऐड होती है। जबकि इसके मुकाबले में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है और उसकी जो कैबिनेट है, उसकी कैबिनेट के ऊपर जो है वो इंडिविजुअली वो जवाबदेह होते हैं, वो कलेक्टिवली जवाबदेह नहीं होते। तो यहाँ जो है वो यानी जो ब्रिटिश कैबिनेट है वो एक टीम की तरह काम करती है। एक मिनिस्टर की जो नाकामी है वो तमाम मिनिस्टर की नाकामी के तौर पे ली जाती है, और अगर एक मिनिस्टर की अच्छी कारकर्दगी है तो उसका क्रेडिट भी तमाम मिनिस्टर को जो है मिल जाता है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें जो सेक्रेटरीज़ होते हैं वो इंडिविजुअली जो हैं वो जो है वो प्रेसिडेंट के सामने जवाबदेह होते हैं, और उनके ऊपर जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होती है। आई थिंक कि जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा मौसर होती है, वो ज़्यादा कामयाब होती है बनिस्बत कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के। जैसा कि हम आम तौर पे कहते हैं कि जिस मामले के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो अथॉरिटी रखते हों, तो वो उमूमन जो है वो लोग एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं कि फ़लाँ ने किया होगा, फ़लाँ ने किया होगा। लेकिन अगर इंडिविजुअली किसी के ऊपर ज़िम्मेदारी ऐड होती है तो फिर वो उसको पता होता है कि मैं ही इसका ज़िम्मेदार हूँ, मैं ही इसका जवाबदेह हूँ, तो उसकी जो प्रोग्रेस है वो कंपैरेटिवली बेहतर हो सकती है। नंबर 5 है ए क्लियर एग्जांपल रिगार्डिंग द डोमिनेंट पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ प्रोवाइडेड बाय एन इवेंट ऑफ द वर्ल्ड वार सेकंड। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है यहाँ पे कोट की गई है। तो वो प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो जब सेकंड वर्ल्ड वार लड़ी जा रही थी, और सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो रूज़वेल्ट थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 4 बार मुंतखब हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट। पहली बार वो 1932 में, दूसरी बार 1936 में, फिर 1940 में, और फिर 1944 में वो मुसलसल 4 बार अमेरिका के मुंतखब होने वाले वाहिद सदर हैं। तो उस वक्त वो प्रेसिडेंट थे, और उसके मुकाबले में जो है जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे वो चर्चिल जो हैं वो थे। तो वहाँ पे जो है कुछ ऐसे मामला थे जिनके दौरान जो है ये तासर मिला कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो ज़्यादा बाख्तियार है। अब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसी के ऊपर किसी से मशवरे का पाबंद नहीं है। जब भी उसके सामने एक इशू आता है तो फ़ौरन जो है वो डिसाइड कर लेता है, फ़ौरन डिसीजन लेता है, फ़ौरन हतमी फ़ैसला कर लेता है। जबकि जो प्राइम मिनिस्टर था उसको जो है बार बार जो है वो अपनी कैबिनेट से, अपने वज़रा से मुशावरत करना पड़ती थी, और मशवरा करने के बाद जो है उसको जो है वो तमाम वज़रा को इत्मीनान में लेने के बाद जो है वो हतमी फ़ैसला करता था। तो इस तरह जो है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो बड़ा बाख्तियार जो है नज़र आता है। तो मामला ये था कि मिस्टर चर्चिल एंड रूज़वेल्ट मेट इन कनेक्शन विद द प्रेपरेशन ऑफ अटलांटिक चार्टर। एक तरफ जंग लड़ी जा रही थी, दूसरी तरफ जो है वो क़याम अमन के लिए कोशिशें भी जारी थी, और यूएनओ के क़याम के लिए, यानी एक आलमी इदारे के क़याम के लिए भी बड़ी ताकतें जो हैं वो कोशिश कर रही थी। और इसी सिलसिले में जो है जो अटलांटिक चार्टर जो है उसका फ़ैसला किया जाना था। तो उसमें जो है क्या होता था कि रूज़वेल्ट अपीयर्ड टू हैव फुल अथॉरिटी टू टेक डिसीजन। जब मामला जो है किसी डिसीजन के ऊपर पहुंचता तो जो रूज़वेल्ट था, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, वो फ़ौरन जो है वो हतमी फ़ैसला करता, और उसमें अपनी राय से जो है वो फौरी तौर पे आगाह कर देता। जहाँ तक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का तल्लुक़ है, वाइल चर्चिल हैड टू कंसल्ट हिज कैबिनेट फॉर ऑलमोस्ट 30 टाइम्स इन लंदन विद इन 3 डेज़। जबकि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म जो था उसको छोटे छोटे मामला के ऊपर भी जो है जब उसने डिसीजन लेना होता था तो पहले वो ब्रिटिश कैबिनेट जो होती थी अपनी कबीना से मशवरा करता, और कबीना से मशवरा करने के बाद जो है वो अपनी राय से जो है या अपने फ़ैसले से वहाँ पे आगाह करता। और यहाँ तक ये मामला इतना हसास हुआ कि 30 दफ़ा जो है उसने कैबिनेट से मुलाकात की सिर्फ 3 दिन के अंदर। तो एक ऐसा शख्स जिसको डिसीजन लेने के लिए कैबिनेट के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता हो, और कैबिनेट की राय के बगैर, उसकी मर्ज़ी के बगैर वो कोई फ़ैसला ना कर सकता हो, उसके मुकाबले में एक ऐसा शख्स जो ज़ाती अपनी सलाहियत की बुनियाद के ऊपर जो है या अपने अख्तियार की बुनियाद के ऊपर जो है वो फ़ैसला करता है, तो यकीनन इस वाले से देखा जाए तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसको ज़्यादा बरतरी हासिल नज़र आती है और ज़्यादा फ़ौक़ियत नज़र आती है।
नंबर 6 है यूएसए प्रेसिडेंट enjoys all powers and privileges as head of the state and head of the government while the British Prime Minister enjoys only the status of head of the government। तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो है ये दोनों जो अहम ओहदे हैं सरबराह रियासत और सरबराह हुकूमत के दोनों के ऊपर सदर ही फाइज होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट बाज़ का हेड ऑफ़ द स्टेट के तौर पे काम करता है और बाज़ का जो है वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट के तौर पे भी काम करता है। इस सिलसिले में जो है वो अकेला ही तमाम जो प्रिविलेज हैं और जो स्टेटस है उसको अकेला ही इंजॉय करता है। जबकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो है इन दोनों अहम मुद्दों के ऊपर जो है दो मुख्तलिफ शख्सियात जो हैं वो फ़ाइज़ होती हैं। अगरचे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और पार्लिमानी रवायात के मुताबिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं जो इंतज़ामी अख्तियारात हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के पास हैं और वज़ीर-ए-आज़म जो है उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जहाँ पे उसको जो है वो बादशाह से जो है मशवरा लेना पड़ जाता है या बादशाह जो है उसकी पॉलिसी से किसी से डिसएग्री भी कर सकता है और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनको बादशाह बरह रास्त डील करता है। मसलन जब पार्लियामेंट जो है किसी मसवदे की मंजूरी देती है तो हतमी दस्तखतों के लिए उसको बादशाह के पास भेजा जाता है, उसको वज़ीर-ए-आज़म के पास नहीं भेजा जाता। जबकि अमेरिकन कांग्रेस जब किसी कानून के बिल की मंजूरी करती है, मसवदे की मंजूरी देती है तो फिर उसको हतमी दस्तखतों के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है और वहाँ प्रेसिडेंट जो है एज ए हेड ऑफ़ द स्टेट काम करता है और फिर वहीं प्रेसिडेंट जो है एज ए हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट उस कानून को नाफज करता है। तो बरतानिया के अंदर जो है ये मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगरचे बादशाह की जो हैसियत है वो रस्मी और बरनाम होती है लेकिन बहरहाल जो है वो बहरहाल एक शख्स है, एक ओहदेदार है और कई मौक़ों के ऊपर जो है वो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म जो है उसको जो है वो मैसेज दे सकता है, उसको तनबीह कर सकता है या उसकी पॉलिसी से जो है वो नाखुशी का इज़हार भी कर सकता है जिससे उसके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इस वाले से भी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसको फ़ौक़ियत नज़र आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जाना कि अमेरिकन प्रेसिडेंट और ब्रिटिश जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है उसमें वज़ीर-ए-आज़म की क्या हैसियत है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शुरू में भी मैंने यही अर्ज़ किया था कि दोनों ओहदेदार जो हैं अपने अपने सियासी निज़ाम के अंदर इंतहाई ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। बरतानिया जो कि माजी के अंदर जो है एक बड़ी ताकत रखा है और दुनिया के ऊपर जो है उसने हुकूमत की है, यकीनन बरतानिया को एक बड़ी ताकत बनाने में, एक कामयाब जो है वो सियासी ताकत बनाने में, फ़ौजी ताकत बनाने में, मुआशी ताकत बनाने में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है उसकी पॉलिसियाँ जो हैं वो उसमें बड़ी कारफरमा नज़र आती हैं। इस तरह जो है अमेरिका जो आज एक दुनिया की वाहिद सुपर पावर है और माजी के अंदर जो है उसका बड़ा रोल रहा है, तो यकीनन उसमें अमेरिका को एक सुपर पावर बनाने में भी अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो ओहदा है उसका बड़ा फ़ैसला कौन किरदार रखा है। तो गोया अपने अपने सियासी निज़ाम के अंदर दोनों जो ओहदेदार हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। जहाँ तक इनके मुआज़ने का तल्लुक़ है तो मुआज़ने में जो है ये बात भी याद रखिएगा कि आप अगर चाहें तो आप ये आर्ग्यू दे सकते हैं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है उसको ज़्यादा अहमियत हासिल है, या ये भी आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को ज़्यादा अहमियत हासिल है। यहाँ पे हमने यकतरफ़ा तौर पे जो है वो डिस्कशन की है। हमने सिर्फ ऐसे पॉइंट्स लिए जिनमें हमने साबित किया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसको ज़्यादा अहमियत हासिल है। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे पहलू भी जो है वो ज़ेर बहस लेंगे जिससे ये तासर मिले कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म जो है उसे भी बाज़ मामलात के अंदर जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर फ़ौक़ियत हासिल है। ये एहतियात इसलिए की गई है ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा तवील ना हो, और वीडियो अगर ज़्यादा तवील हो जाए तो उसको देखने में फिर प्रॉब्लम पेश आती है। तो फिर हमने किसी और वीडियो के अंदर जो है हम इस वाले से भी बात करेंगे कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म जो है उसको कौन कौन से शोबों के अंदर, कौन कौन से मामलात के अंदर जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर फ़ौक़ियत जो है वो हासिल हो सकती है। यहाँ तक रखिएगा। मोहम्मद नवाज़ वडैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।